वैल्यू गैप के साथ इम्बैलेंस को भी ट्रेड करना सीखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सीखेंगे कि लिक्विडिटी ऑफ फेयर वैल्यू गैप क्या होती है, कैसे एक फेयर वैल्यू गैप से लिक्विडिटी ली जाती है, किस लेवल पे लिक्विडिटी ली जाती है, और इसके साथ साथ कब प्राइसेस इम्बैलेंस के लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी कहा कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर इसके साथ और एक कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन में होता है जिसको हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्बैलेंस। तो ये दो स्टेप्स मास्टर करने के बाद हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ पर हम सीखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। क्योंकि अगर आप लिक्विडिटी को ही अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि कैसे की लेवल्स पे लिक्विडिटी होती है, मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली कहाँ लिक्विडिटी होती है, या जब ट्रेंड रिवर्स होता है तो लिक्विडिटी कैसे शिफ्ट होती है, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी रन, जब तक ना आपको ये कॉन्सेप्ट्स मास्टर होंगे तब तक आप फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी को एक साथ कंबाइन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इस स्टेप को भी यहाँ पर सीखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और मोस्ट ऑफ द रिटेल कॉन्सेप्ट जो है वो इसी वजह से फेल होते हैं क्योंकि वो लिक्विडिटी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और फिर जब एक बार हमें इन तीनों कॉन्सेप्ट्स पर यहाँ पर मास्टरी हो जाएगी, फिर उसके बाद हम फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी को यहाँ पर कंबाइन करके अपने लिए पावरफुल सेटअप्स बना सकते हैं। ये कोई एक सिंगल सेटअप नहीं होगा, ये मल्टीपल सेटअप्स होंगे जिनसे आप डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में ट्रेड कर सकते हो, चाहे वो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो, चाहे वो ट्रेंड रिवर्सल हो, चाहे वो एक रेंज बाउंड लिक्विडिटी हो, या किसी भी तरह की लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप का कॉम्बिनेशन हो। लेकिन आप यहाँ पर इस पे डायरेक्टली जंप नहीं करना कि पहले मैं यही देखूंगा। जब तक ना आपको ये कॉन्सेप्ट मास्टर हो जाएंगे तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। इसके बाद हम लास्ट स्टेप पे देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप्स को हम लिक्विडिटी इन कंटिन्यूअस एंड रिवर्सल स्ट्रक्चर्स में कैसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड में फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी को कैसे कॉम्बिनेशन में देखेंगे, या अगर ट्रेंड यहाँ पर अब रिवर्स हो गया तो उस रिवर्सल के दौरान इस लिक्विडिटी को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी वजह से हम फिर फेयर वैल्यू गैप को कैसे बेस्ट वे में ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। और इन सब कॉन्सेप्ट्स को सीखने के दौरान यहाँ पर मैं बार बार एक टूल का यूज करने वाला हूँ जो कि होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीखने को भी मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करना कि ये है क्या, यहाँ पर स्किप करने की आपको जरूरत है नहीं। तो जब तक ना आप इन कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरीके से मास्टर करोगे या एक एक करके पूरा इसको समझोगे तब तक आप इन सेटअप्स को ट्रेड नहीं कर पाओगे। इसलिए पार्ट्स में बांटते हैं, एक है फेयर वैल्यू, दूसरा है गैप। फेयर वैल्यू का मतलब होता है मार्केट में सही प्राइस, जिस प्राइस पे आपको मार्केट में बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए। और गैप का मतलब यहाँ पर गैप ही होता है, यानी कि ये एक गैप होती है जहां पर आपको मार्केट में सही प्राइस मिलता है खरीदने के लिए और बेचने के लिए। तो सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है के लिए, तो सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और इस पॉइंट पे अभी है, तो क्या आपको हाईएस्ट पे खरीदना चाहिए? तो सिंपल सा आंसर है नहीं खरीदना चाहिए। और सिमिलरली अगर मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है, यहाँ पर ये आ गया, क्या आपको यहाँ पर इतने नीचे सेल करना चाहिए? तो आंसर है नहीं करना चाहिए। तो अब हमें इस सिचुएशन में बाई कहाँ करना चाहिए और इस सिचुएशन में सेल कहाँ करना चाहिए? तो वो सही प्राइस हमें ढूंढ के देता है एक फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप को और समझने के लिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप मार्केट में एक इम्बैलेंस होता है या मार्केट में एक इन एफिशिएंसी होती है, और इस इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी की वजह से मार्केट में एक गैप बन जाती है, जिस गैप के अंदर आपको मार्केट में लिक्विडिटी देखने को मिलती है। क्योंकि प्राइसेस जो है वो हमेशा लिक्विडिटी की तलाश में रहते हैं और जहां भी लिक्विडिटी हो वहां पर प्राइस आ जाता है। इसलिए हमेशा प्राइस कोशिश करता है कि मैं इस फेयर वैल्यू गैप में आ जाऊं, क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप में प्रेजेंट होती है लिक्विडिटी। फेयर वैल्यू गैप समझने के बाद हम देखते हैं कि इस फेयर वैल्यू गैप को हम मार्केट में ड्रॉ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो फेयर वैल्यू गैप है ये एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें हमें एक गैप देखने को मिलती है। तो हमारे पास दो तरीके की फेयर वैल्यू गैप्स होती है, एक है बुलिश फेयर वैल्यू गैप और दूसरी है बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप हो या बेयरिश फेयर वैल्यू गैप हो, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कैंडल्स की नंबरिंग करनी होती है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है,
तो जिस पॉइंट से प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो हमारे लिए कैंडल नंबर 1 होगा, यानी कि ये हमारे लिए कैंडल नंबर 1 है, ये हमारे लिए कैंडल नंबर 2 होगा और इसको हम कैंडल नंबर 3 कहेंगे। और सिमिलरली अगर मैं डाउन मूव की बात करूं तो प्राइस जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि जहां से प्राइस का मोमेंट शो हुआ है तो उस वाले कैंडल को आपको कैंडल नंबर 1 मानना है। दैट इज ये हमारे लिए कैंडल नंबर 1 है, ये हमारे लिए कैंडल नंबर 2 है और ये हमारे लिए कैंडल नंबर 3 है। अब इसको ड्रॉ करने का जो सिंपल रूल है वो रहता है कि अगर हमें एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करनी है तो आपका जो कैंडल नंबर 1 है उस कैंडल नंबर 1 का आपको हाई लेना है। ये जो हाई हो सकता है ये कैंडल का क्लोज हो सकता है या ये कैंडल की हाईएस्ट विक हो सकती है। और सिमिलरली अगर हम कैंडल नंबर 3 की बात करें, यानी कि कैंडल नंबर 1 को मार्क करना है, नंबरिंग करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है। तो जिस पॉइंट से प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो हमारे लिए कैंडल नंबर 1 होगा, यानी कि ये हमारे लिए कैंडल नंबर 1 है, ये हमारे लिए कैंडल नंबर 2 होगा और इसको हम कैंडल नंबर 3 कहेंगे। और सिमिलरली अगर मैं डाउन मूव की बात करूं तो प्राइस जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि जहां से प्राइस का मोमेंट शो हुआ है तो उस वाले कैंडल को आपको कैंडल नंबर 1 मानना है। दैट इज ये हमारे लिए कैंडल नंबर 1 है, ये हमारे लिए कैंडल नंबर 2 है और ये हमारे लिए कैंडल नंबर 3 है। अब इसको ड्रॉ करने का जो सिंपल रूल है वो रहता है कि अगर हमें एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करनी है तो आपका जो कैंडल नंबर 1 है उस कैंडल नंबर 1 का आपको हाई लेना है। ये जो हाई हो सकता है ये कैंडल का क्लोज हो सकता है या ये कैंडल की हाईएस्ट विक हो सकती है। और सिमिलरली अगर हम कैंडल नंबर 3 की बात करें, यानी कि कैंडल नंबर 1 को मार्क करना है और कैंडल नंबर 3 को मार्क करना है, तो कैंडल नंबर 3 का जो आपको पॉइंट जोड़ना है कैंडल नंबर 1 के साथ वो होगा इसका लोवेस्ट पॉइंट। ये जो अब इसका लोवेस्ट पॉइंट हो सकता है या तो ये इसका ओपनिंग प्राइस हो सकता है या तो ये इसकी लोवेस्ट विक हो सकती है। तो यहाँ पर भी मैं HW यानी कि हाईएस्ट विक लिखता हूँ। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है कि आप अपने रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट करते हो और जो हमारे पास रूल है वो है कैंडल नंबर 1 का हमें हाईएस्ट पॉइंट देखना है। तो ये मेरी कैंडल नंबर 1 है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो इस रेक्टेंगुलर टूल को मैं यहाँ से स्ट्रेच करता हूँ आगे की तरफ और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ कैंडल नंबर 3 के लोवेस्ट पॉइंट के साथ। तो कैंडल नंबर 3 का लोवेस्ट पॉइंट ये रहा, तो इसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। तो ये मेरे लिए अब यहाँ पर बन गई है फेयर वैल्यू गैप, जो कि एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर इस कैंडल की लोअर विक है ही नहीं, दैट मीन्स इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो इसकी ओपनिंग है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको ऊपर तक यहाँ स्ट्रेच करना है। तो उस वक्त मेरी फेयर वैल्यू गैप ये होगी। और इसी के साथ साथ फॉर एग्जांपल मेरे पास कैंडल नंबर 1 की अपर विक नहीं है, दैट मीन्स इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो इस कैंडल की क्लोजिंग होगी। दैट मीन्स मुझे इसको स्ट्रेच करना है नीचे तक, तो ये होगी मेरी फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पर और एक सिचुएशन हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल ये विक यहाँ तक नहीं है, ये विक यहाँ तक है। तो यहाँ पर भी फिर से रूल रहेगा कैंडल नंबर 1 का हाईएस्ट पॉइंट और कैंडल नंबर 3 का लोवेस्ट पॉइंट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब जो गैप्स है वो कम हो रही है। तो फेयर वैल्यू गैप्स में आपको याद रखना है जितनी गैप बड़ी होगी उतना वो ज्यादा वर्क करता है, जितनी गैप ज्यादा छोटी होगी तो उसके वर्क करने के चांसेस जो है वो बहुत कम रहते हैं। और एक पॉइंट कि अगर ये वाला कैंडल जो है वो अब इतना ऊपर गया, दैट मीन्स मैं इस कैंडल नंबर 1 के हाई और 3rd कैंडल के लोवेस्ट पॉइंट को मार्क करूंगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप बनेगी वो सिंपली होगी कि कैंडल नंबर 1 की ये सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स में आना है और यहाँ पर आपको चैनल्स के सेक्शन में पैरेलल चैनल को सिलेक्ट करना है। पैरेलल चैनल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर बीच में भी एक लाइन आ गई है जिसे हम कहते हैं 50% लाइन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप जो है ये लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है और मार्केट के इम्बैलेंस और मार्केट की इनएफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स मार्केट अगर कितना भी एक डायरेक्शन में चला जाए तो वो लिक्विडिटी की तलाश में आता ही आता है। दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप की तरफ वापस आता है एक रिट्रेसमेंट देकर। तो क्योंकि हमें यहाँ पर फेयर प्राइसेस मिलते हैं तो यहाँ पर हम अपनी बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं इन अप ट्रेंड या इन बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो वो कैसे देखते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए।
अगर मार्केट ऊपर से नीचे आया नीचे आया नीचे आया और इस फेयर वैल्यू गैप को टच कर रहा है, क्या हमें यहाँ पर अपनी बाइंग की पोजीशन बनानी है क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप में आया है? तो आंसर है नहीं बनानी है डायरेक्टली। तो अगर आप बनाओगे भी तो कम क्वांटिटी से। और दूसरा है, अगर आप ये नीचे आया और इस 50% जोन को कम से कम टच किया, उसके बाद अगर ये ऊपर जाने लगा यहाँ से, क्या हमें यहाँ पर बाई करना चाहिए? तो यहाँ पर वैलिड है। तो इसकी वर्किंग के हिसाब से यहाँ पर मैं टिक्स दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर इसको यहाँ पर टच करता है, क्या लेना वैलिड है? तो इसको मैं एक टिक दे दूंगा, यानी कि 33% आपको श्योरिटी मिल जाएगी और यहाँ पर आपको क्वांटिटी जो है वो 30% एग्जीक्यूट करनी है। और इसके बाद आप देखो मार्केट अगर हमें दिख रहा है कि ऊपर से नीचे आया नीचे आया नीचे आया और इस फेयर वैल्यू के बीच में आ गया और 50% जोन के आसपास आया है, तो अगर ये 50% जोन के आसपास आया है तो दैट मीन्स इसने इस फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी जो है वो ले ली है। और यहाँ से अगर अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर लेने के लिए मैं इसको 2 टिक दे दूंगा, यानी कि आपके बाइंग जो है वो 66% कंफर्म हो जाएगी अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है। और जो आप क्वांटिटीज यहाँ पर एग्जीक्यूट करोगे वो मैं कहूंगा कि आप 50% से 70% क्वांटिटीज आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो 70% या 50% क्वांटिटीज तक आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये है नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने का कॉन्सेप्ट। और अगर सिमिलरली नीचे भी आता है फिर ऊपर जाता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एंट्री पॉइंट हमारा कैसे बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। जब मार्केट नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है और फेयर वैल्यू गैप के बीच में टच किया, तो जब ये इस फेयर वैल्यू गैप से निकलने लगेगा तो एक तो आपकी यहाँ पर एज अ बिगिनर एंट्री है, तो ये लेना वैलिड है। दूसरा पॉइंट है, अगर ये कर रहा है फिर उसके बाद फिर से नीचे आया और यहाँ पर हायर लो की क्रिएशन आपको दिखा रहा है, तो आप इस हायर लो के बाद जो है वो बाइंग कर सकते हो। और इस हायर लो के बाद बाई करने की जो कंफर्मेशन है इसको हम ट्रिपल कंफर्मेशन कहते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मैं आपको आगे चार्ट पर भी दिखाऊंगा। तो सिमिलरली अगर हम बेयरिश फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो मार्केट उन लेवल से दूर भागता है, तो ये दिमाग में बिठा लेना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये 2 लाइन्स आपको कैसे यूज करनी है। आप देखो इस लेवल पे लिक्विडिटी है, तो अब हमें पता है कि मार्केट जो है वो इस लेवल को अप्रोच करेगा ही करेगा। हम इतना ऊपर यहाँ पर बाई करेंगे, यहाँ तक मार्केट आया फिर ऊपर जा रहा है, क्या हम बाई करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट का रूल क्या है? मार्केट का रूल है कि मार्केट मूव टुवर्ड्स लेवल्स विद लिक्विडिटी। जिस लेवल के पास लिक्विडिटी है मार्केट वहां पर आता है। तो लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल है तो मार्केट क्या काम करता है? एक पुल बैक देता है, पुल बैक देता है, फिर यहाँ पर आके फिर से ऊपर जाता है। तो एक बार जब यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, अब सेकेंड रूल यहाँ पर अप्लाई होता है, द मार्केट मूव्स अवे आफ्टर लिक्विडिटी इज स्वेप्ट। एक बार अगर किसी लेवल की लिक्विडिटी खत्म हो गई तो मार्केट उस लेवल से हमेशा दूर जाता है। दैट मीन्स एक बार अब ये दूर चला गया